हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेहतरीन सा पेपर लेके आए। इस पेपर में आपको 70 में 70 कंप्लीट करवाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी। बहुविकल्पी एक एक अंक के आते हैं, आपके 4 प्रश्न रहेंगे। तो हमने इसमें 5 प्रश्नों को रखा है, 5 अंक आपको मिल जाएगा। अति लघु उत्तरी 2 अंकों का आएगा, लघु उत्तरी 3 अंकों का आएगा, दीर्घ उत्तरी आपका 6 से 7 अंकों का आराम से आपका दे देगा। तो पेपर के प्रश्न के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना कितना बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आज का लाइक टारगेट 5000 5 के वीडियो लाइक टारगेट है, 5 के वीडियो लाइक टारगेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है SKM स्टडी classes.com। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाके आप वहां डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे सर्च करें skmstudyclass.com, वहां पे इसका पूरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। क्लास 12 वाले सेक्शन में जाएंगे, जब क्लास 12 वाला खोलेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। 10,000 बच्चे इसको 3 घंटे में पढ़ेंगे। 3 घंटे में 10,000 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 एकदम वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। 100% गारंटी है कि प्रश्न यहाँ से आएंगे। जो प्रश्न रिपीट किए गए हैं बार बार, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। बैक टू बैक क्लासेस के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न है, निभाग पाया जाता है, निभाग पाया जाता है। इसके प्रश्न भी इसको रिलेट किया था, क्योंकि ये सन 2019 और 2021 में आ सकता है, सन 2022 में आ सकता है। सन 2021 मेरी एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न बना था। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में, परागकण में, भ्रूणपोष में, या फिर ये सभी। तो जो निभाग पाया जाता है वो हमेशा और हमेशा बीजांड में पाया जाता है, यार ना। निभाग किस में पाया जाता है? तो जो निभाग पाया जाता है बीजांड में पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इसमें से नर सहायक ग्रंथि नहीं है। शुक्राशय, प्रोटेस्ट, तुम्बिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नर सहायक ग्रंथि है वह शुक्राशय आपका नर सहायक ग्रंथि है, और प्रोटेस्ट भी क्या है? नर सहायक ग्रंथि है। लेकिन तुम्बिका जो होती है यह मादा 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 सहायक ग्रंथि है। मादा का जो जनन अंग होता है, जनन अंग होता है, उसमें क्या पाया जाता है? आपकी तुम्बिका पाई जाती है। तो नर जनन की बात कर रहे हैं, नर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मादा में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा सहायक ग्रंथि नहीं है? तुम्बिका जो है मादा जनन अंग है, यह आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। कौन सी? तुम्बिका। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? तुम्बिका एक नर सहायक ग्रंथि नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष से संबंधित होता है? इसमें से कौन सा पुरुषों से संबंधित होता है? वैक्सेक्टॉमी, गोलिया, ट्यूबेक्टॉमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों से संबंधित है? तो आपका जो वैक्सेक्टॉमी होता है यह पुरुषों से संबंधित होता है, और ट्यूबेक्टॉमी और गोलियां यह आपके मादा से संबंधित होता है, यानी कह सकते हैं आपके महिलाओं से संबंधित होता है। महिलाओं संबंधित क्या होता है आपका? ट्यूबेक्टॉमी और गोलियां। वैक्सेक्टॉमी पुरुषों संबंधित होता है। यह दोनों लाइफ टाइम जनन को बंद करने वाला ये विधि है। ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कुल आपके 6 जीनोटाइप संभव हैं। तो मानव रुधिर वर्ग में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कुल 6 जीनोटाइप संभव हैं। काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है, और 4 अप्रैल को 70 में 70 सेफ स्कोर करना है आपको। मैं आपको करवाऊंगा, इसकी गारंटी आपका यूट्यूब चैनल SKM स्टडी ले रहा है। बायोलॉजी में 70 बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट मैंने सिलेबस भी पढ़ाया है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर 1 खत्म कर दिया है मैंने। एक वीडियो में पूरा आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। आपको पढ़ना है तो जाइए SKM स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक क्या है? इष्ट है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, या फिर म्यूकर है।
तो इसमें से शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें से बताना है। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो इसमें से है वह है ईस्ट है, या पेनिसिलिनियम है, राइजोपस है, या म्यूकर है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? आपको कमेंट करना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 2-2 अंकों के कितने, 2-2 अंकों के आपके 4 अप्रैल के बायोलॉजी पेपर में बनेंगे। 4 अप्रैल के बायोलॉजी पेपर में बनेंगे। आप लोग लाइव सेशन को जुड़िए, और इस सेशन को कम से कम आपको 20 से 30 हजार बच्चे विद इन 24 आवर्स में पढ़ने होंगे। अगर जो 20 से 30 हजार बच्चे पढ़ेंगे वही 70 में 70 सेफ स्कोर करेंगे। इसकी 101% गारंटी मैं दे रहा हूं, देख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। जितना भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न यहाँ पे है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। यह किस कवक से प्राप्त होता है? तो नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। याद रखना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर वह है यहाँ पे वह फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु भारत में अधिक शिकार होने के कारण विलुप्त होता जा रहा है। ऐसा कौन सा जंतु है जो भारत में बहुत इसका ज्यादा अधिक शिकार हो रहा है, उसके कारण विलुप्ति के कगार पे चला गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा आप देखे होंगे, कहते हैं ना कि यार खा खाकर गेंडा हो गया है, गेंडा हो गया, ये कुछ ही काम का नहीं है। तो जो एक सिंग वाला गेंडा होता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अत्यधिक शिकार होने के कारण विलुप्त होता जा रहा है। किसका? एक सिंग वाला गेंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अत्यधिक शिकार होने के कारण क्या होता जा रहा है? विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, परागण क्या होता है। जो परागण है क्या होता है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। याद रखना, परागण क्या होता है? तो परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपरागण, परपरागण। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। याद रखना, स्वपरागण परपरागण क्या होते हैं? स्वपरागण में उसी पुष्प के जो पराग कण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। परपरागण में अलग वाले पुष्प का परागकण अलग पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। ये याद रखना, स्वपरागण जिसमें स्वयं के द्वारा होता है, स्वयं पे, जो कि दूसरों के द्वारा होता है, उसे परपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय परागण करने वाले पौधे का नाम बताइए। ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि जलीय परागण कहते हैं? तो निम्नलिखित पौधों में जलीय परागण होता है, जैसे हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, जोस्टीरा इत्यादि जो होते हैं, इन पौधों में जलीय परागण होता है। और काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित पौधों में जलीय परागण होता है, किसमें? हाइड्रीला में, वेलिसनेरिया में और जोस्टीरा में। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता क्या होता है? बहुभ्रूणता क्या होता है? मैंने अभी इसको पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में। अब आप कहेंगे सर पिछले में पढ़ाया तो इसमें काहे लेके जोड़ दिए? हाँ, गलत बात। तो मेरे प्यारे लाडलो, यह बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, बार बार। ये सारे पिछले साल के पेपर और आने वाले पेपर को एकदम मिक्स करके एकदम तगड़ा वाला आपको दे रहे हैं मटेरियल। ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 4 अप्रैल को आप ठोक देंगे 70 में 70।
70 में 70 इसी प्रकार जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप आइएगा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब वाला बटन आपसे क्लिक हो जाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करेंगे लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुभ्रूणता क्या होता है? तो किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को ही हम बहुभ्रूणता कहते हैं। याद रखना, बहुभ्रूणता क्या होता है? किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए आप इनको तैयार कर लेंगे। कभी कभी तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने से भी बहुभ्रूणता का विकास होता है। कभी कभी जो बीजांड होता है उसमें क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण कोष हो जाते हैं और इसके कारण भी क्या होता है, बहुभ्रूणता का विकास हो जाता है। अभी हमने बहुविकल्पी देखा, अतिलघुत्तरी देखा, अब हम लोग लघुत्तरी देखेंगे। काफी आईएमपी वाला लघुत्तरी देखेंगे। ये ऐसा पेपर है जो कि 70 में 70 सेफ स्कोर कराएंगे। अभी आपको 4 अप्रैल को एग्जाम है, कल आपको ना 10 क्लास दूंगा, 10 क्लास बायोलॉजी का दूंगा, जीव विज्ञान, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी सारे करवा देंगे एक तरफ से। 1 शॉट, 2 शॉट, 10 शॉट, 15 शॉट दे देंगे, खत्म, एकदम बवाल ही खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे जीव विज्ञान का। लेकिन आपको जोश के साथ पढ़ाई करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसका पीडीएफ यार एसकेएम स्टडी फ्री में पीडीएफ भेज रहा है, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ भेजा है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एसकेएम स्टडी classes.com पर मिल जाएगा। यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न क्या है, जलमल किसे कहते हैं और इसके उपचार में होने वाले प्रयुक्त लघु इकाइयों के नाम लिखिए। जलमल किसे कहा जाता है और इसके उपचार में होने वाले प्रयुक्त लघु इकाइयों के आपको नाम लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि जलमल क्या होता है। यहाँ पे है, जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र इत्यादि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं और इसी को ही हम लोग जलमल कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मैंने इसको इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि भैया तैयार कर लीजिए, लेकिन आप लोग तैयार नहीं किए हैं, इसलिए मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इस वीडियो में रिलेट करके आपको पढ़ा दे रहे हैं। इंटरफेरॉन क्या है, इसके कार्य को लिखिए। 70 में 70 सेफ स्कोर कराएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। फिगर वाले क्वेश्चन भी करा देंगे। आपका कमेंट था कि सर फिगर वाले क्वेश्चन करा दीजिए, काफी आईएमपी है, इसलिए मैं फिगर वाला भी करवा दूंगा। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो इसी प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं। याद रखना, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती हैं तो इसी प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं, और जो क्या करती हैं, विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। और यह प्रोटीन स्वस्थ और संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। प्रियांश एक प्रकार का संक्रमित प्रोटीन है जिस पर उच्च ताप और विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो प्रियांश होता है एक प्रकार का क्या है, संक्रमित प्रोटीन है। याद रखना, इस पर उच्च ताप और विकिरण प्रभाव का बिल्कुल भी इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और यह रोग उत्पन्न कर देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखो। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखना है। आपको मैंने इसके पहले आपकी जो पेपर मैंने सवेरे आपको दिया था, जो पेपर मिल गया, उस पर मैंने बताया था कि प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न बना था, काफी आईएमपी वाला प्रश्न बना था, इसलिए आपको तैयार करना था। तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पिरिमिडीन के बारे में पढ़ लेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा। तो प्यूरिन क्या होता है, यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना हुआ 2 चक्र होता है। एडेनिन
तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन होते हैं, और जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं यह प्रमुख प्यूरिन के उदाहरण होते हैं। इसमें 5 सदस्यीय वलय के 7वें तथा 9वें स्थान पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। किसमें? प्यूरिन में। और पिरिमिडीन में देखेंगे तो यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने एक चक्र होते हैं। पिरिमिडीन क्या होता है? यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना एक चक्र होता है, और प्यूरिन कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना 2 चक्र होता है, याद रखना। इसमें थायमीन, यूरेसिल तथा साइटोसिन पिरिमिडीन प्यूरिन है। इसमें थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन पिरिमिडीन प्यूरिन होते हैं। इसमें 6 सदस्यीय वलय के 1 तथा 3 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें कौन सा उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हैं? जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिन प्रारूप क्या होता है। मैंने बोला ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पूरा करवाऊंगा, एक भी आपका छूटेगा नहीं। 70 में 70 बायोलॉजी बता दीजिए कि एसकेएम स्टडी स्कोर करा देगा सर, बाकी छोड़ दीजिए आप लोग चक्कर बायोलॉजी का, ठीक है। तो जिन प्रारूप क्या होता है? जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन प्रारूप अनुपात कहते हैं। जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन प्रारूप अनुपात कहते हैं। यह जीव के अनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? जिन प्रारूप। और लक्षण प्रारूप क्या करता है? यह किसी भी जीव की बाहरी लक्षणों जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति तथा उसके स्वभाव को व्यक्त करता है। जिन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, जिन मतलब जो चीज अंदर होती है, जैसे ये हाथ है तो हमारे अंदर जो चीज है होगी वो जिन कहलाएगी। जैसे आप देखे होंगे कि एक बच्चा क्या होता है? बहुत स्मार्ट होता है, अगर उसका जो बाप है लंबा है तो बेटा भी लंबा हो जाता है, वो क्या है? आपका जिन प्रारूप है। लक्षण प्रारूप, यदि बच्चे की आंखें कंजी कंजी हैं तो आप बाप की आंखें भी कंजी कंजी पाएंगे, कुछ इस टाइप से भूरी भूरी होती है। सॉरी, ये एक देहाती भाषा बोलते हैं कंजी कंजी ना, लेकिन वो भूरी भूरी होती हैं। लाइक मतलब कि बता रहे हैं, एक्चुअली में कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक ना, एज अ फनी लैंग्वेज। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत लोग के, अंकल जी लोग के इस तरफ से होती है, भूरी भूरी आंखें होती हैं कुछ टाइप की। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। लीजिए, परिवार नियोजन क्या होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आया है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने में बाधा उत्पन्न करने तथा निषेचन की क्रिया को न होने देने को गर्भ निरोधन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने में बाधा उत्पन्न करना और निषेचन की क्रिया को न होने देने को ही हम लोग गर्भ निरोधन कहते हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे गर्भ निरोधक कहते हैं। और जैसे तो आपको पता ही होगा, क्या भैया यहाँ पे है, और क्या है? गोलियां। हाँ, तो पता ही होगा, इतना तो आप समझदार हैं, मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो समझ गए। अब लीजिए बेहतर वाला प्रश्न है, सिक्योर कर लीजिए 5 से 7 अंक दी उत्तरी प्रश्न। मैंने बोला ना वीडियो स्पेशल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठोक दीजिए सब्सक्राइब वाले बटन पे, बच्चों जो नहीं किए हैं करके जाना है सब्सक्राइब, और लाइक करके जाना है, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न आपका बेहतरीन सा प्रश्न है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या है, और प्रत्येक के उदाहरण देकर कारण तथा इसके रोकथाम की विधि को लिखो। जी हाँ, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या है इसका उदाहरण देना है, साथ ही साथ आप कैसे रोकेंगे इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग आपको पता होता है कि नहीं? अब आपको मैं ये चीज बताऊंगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, खुजली होता है, कहते हैं यार खुजली हुआ, भाग इधर से, ऐसे कहते हैं ना, कुछ इस टाइप से कहते हैं, हटाते हैं उसको, कहते हैं भाग जाओ इधर से, खुजली हुआ है, मुझे मत टच करो। तो ये क्या है? ये संक्रामक रोग है। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कुत्ता है यानी कि आप कैसे डॉग है, यदि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कहते हैं ना कि इधर से भाग जाओ, मेरे पास मत आओ, उसे डांटते हैं, दूर करते हैं। क्यों दूर करते हैं? ताकि वो रोग आपको ना होने पाए, कुछ इस टाइप से होता है यहाँ पे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष रोग और अप्रत्यक्ष रोग। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो संक्रामक रोग जो होते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा फैलते हैं, और उदाहरण जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया और खसरा हो गया इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अब इसमें हम लोग संक्रामक रोग के आपको उदाहरण भी देना था तथा रोकथाम, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हैजा देखेंगे। तो यह रोग
विब्रियो कैलोरी के द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? विब्रियो कैलोरी के द्वारा हैजा फैलता है। हैजा मक्खियों द्वारा, संक्रमित जल तथा संक्रमित भोजन के द्वारा फैलता है। हैजा के लक्षण क्या क्या है? शरीर में जल की कमी, शरीर में भार की कमी, रोगी को दस्त, उल्टी तथा ऐंठन होने लगना हैजा के लक्षण हैं। हैजा के बचाव के उपाय क्या है? हैजा के बचाव के उपाय जो है, पानी को उबालकर पीना, हैजे के टीके लगवाना, बासी व खुले पदार्थों का सेवन नहीं करना। हैजा का उपचार, रोगी को जल तथा ORS का घोल पिलाना हैजा के क्या होते हैं? रोकने के उपाय हैं। अगला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? इस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि यह रोग पोषक पदार्थ की कमी, शरीर में उपापचय त्रुटियों के कारण होता है। असंक्रामक रोग के उदाहरण जैसे मधुमेह, हृदयघात, गठिया, कैंसर इत्यादि होते हैं। अब इसमें एक उदाहरण देख लेंगे। मधुमेह असंक्रामक रोग का उदाहरण है। मधुमेह क्या होता है? जब शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इसका PDF SKM स्टडी टेलीग्राम पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने भेज दिया था, या फिर SKM स्टडी क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, क्लास 12 वाले सेक्शन में .com गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज का उत्सर्जन मूत्र के साथ होने लगता है। मधुमेह रोग के लक्षण क्या क्या है? शरीर में भार की कमी, रोगी को में कमजोरी आ जाना, थकावट लगना, मूत्र शीघ्रता से आने लगना मधुमेह रोग के उदाहरण है। मधुमेह रोग से बचाव के उपाय क्या क्या है? इस रोग से बचने के लिए संतुलित भोजन, पोषक आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, व्यक्ति को शर्करा युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमेह रोग के उपचार क्या क्या हैं? तो डॉक्टर के परामर्श से औषधि समय पर लेना चाहिए, भोजन उचित मात्रा में समय समय पर करना चाहिए। रोगी को इंसुलिन लेने से रोग नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप इंसुलिन का प्रयोग करेंगे तो जो मधुमेह रोग है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। यार वीडियो लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं, 5000 वीडियो लाइक टारगेट और 3.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर का टारगेट है। प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है कि जरूर करवाइए, दिन रात मेहनत किया जा रहा है आपके लिए SKM स्टडी की तरफ से। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।